लावी जी, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था परसों, आप बताएंगे जरा। लावी जैन। यस सर। जी। सर क्वेश्चन लास्ट रिपीट क्लास में हमने करेंगे क्या क्या? पढ़ा था बताएंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था वो बताएंगे जरा आप। यस सर। सर लास्ट क्लास में हमने आयुर्वेद की डेफिनेशंस पढ़ी थी। और उसके बाद हम्म। ये शरीर में जो त्रिदोष वगैरह रहते हैं तो कौन सा कितने प्रकार के किस दोष से कितने प्रकार के रोग होते हैं, ये पढ़ा था। और उनका फिर पंचमहाभूत से संबंध वगैरह पढ़ा था। और और क्या पढ़ाया था आपने? और ये डेफिनेशंस नेक्स्ट। वगैरह बताई थी कि और कौन से मतलब ये आयुर्वेद का ज्ञान किसने किसको दिया। और फिर जैसे चरक जी ने वो उसका ग्रंथ लिखा तो इसलिए उसे चरक संहिता बोलते हैं। और ठीक है सुश्रुत जी ठीक है ने जो ठीक ग्रंथ है, लिखा ओके था। ओके ओके ओके। नेक्स्ट, पुष्पा सर बताएंगी। पुष्पा सर। जी सर। जी, उससे आगे बताइए हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में। सर हमने पंच महाभूतों के गुण पढ़े थे। और जो हम्म शरीर में विद्यमान हमारे जो दोष धातु और जो मल है उनसे मिलकर पंच महाभूत बने हैं, और उससे मिलकर हमारा पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है। और हम्म। जो त्रिदोष और पंच महाभूत उनका संबंध बताया था। और इनका पंच महाभूतन के गुण बताए थे। और जो बात है उसका बारे में बताया था सर। कहाँ से पुष्पा जी आप? हरियाणा से सर। जींद हरियाणा। कहाँ से है? जींद से आप? जी सर। प्रॉपर जींद से या किसी गांव से? नरवाणा सर, तहसील अला नरवाणा। ठीक है ठीक है। हमने अष्टांग आयुर्वेद को पढ़ा था। अष्टांग आयुर्वेद को बताएंगे हमें निष्ठा जी। यस सर। अष्टांग आयुर्वेद में आपने जिस 8 अंग बताए थे सर, जिसमें से काय चिकित्सा यानी मेडिसिन, शल्य चिकित्सा सर्जरी, शालक्य चिकित्सा ईएनटी, अगतन प्रॉक्सिलॉजी, भूत विद्या मतलब कि मैनेजमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, बाल तंत्र मतलब पीडियाट्रिक्स, रसायन तंत्र, और एक होता है वाजीकरण मतलब तंत्र। सर ये टोटल 8 ठीक है। ठीक। जी जी जी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सौरभ जी हमें ये बता दीजिए, अ, आयुर्वेद के देवता का नाम क्या है? आयुर्वेद के देवता का सर, जी। आयुर्वेद आयुर्वेद के देवता का नाम सर नाम एक्चुअली सर भूल रहा, सर क्लास नहीं लिया था मैं, 1 मिनट दे के बता रहा सर। उस दिन मैंने क्लास नहीं लिया था सर। ब्रह्मा। बहुत बढ़िया जी। नीलिमा जी, आप बता सकते हैं। सर यस धन्वंतरि सर। को भी तो देवता बोलेंगे। नीलिमा जी, आप सर बता सकते हैं। सर सर आज धन्वंतरि को भी तो फर्स्ट बोलेंगे क्लास है। ना सर। सर धन्वंतरि को भी तो देवता बोलेंगे। धन्वंतरी को भी बोले। नीलिमा जी, आप बता सकते हैं। सर मैं सर आज एक्चुअली फर्स्ट क्लास है। क्लास अटेंड की हूँ ना, तो नहीं पता था। मैं नीलिमा को बोल रहा हूँ, नीलिमा। अरे नहीं सॉरी सर, सर। आज फर्स्ट क्लास है। ओके, आप इंग्लिश मीडियम से हैं क्या जी? नहीं नहीं सर, हिंदी मीडियम से ही है। ओके ओके। मेघा जी, मेघना जी, यस सर। आप बता सकते हैं। हाँ सर, धन्वंतरी ही मालूम है मुझे। वैसे मेरी भी फर्स्ट क्लास ही है आज सर। ओके जी, ओके ठीक है। आयुर्वेद के जो देवता हैं वो ऋषि धन्वंतरी को कहा जाता है। ठीक है। और शल्य चिकित्सा के जनक किसको कहा जाता है, हमें नीलम जी बताएंगी। सर मेरा आज सेकंड क्लास है तो मेरे को नहीं पता सर। ओके, विजय जी बताएंगे।
चरक को कहा जाता है सर। चेक करिए। ऐसे काम नहीं चलेगा विजय जी। सर मुझे एकदम से ध्यान नहीं आया सर। एक और ऑप्शन था सर उसमें, ब्रह्मचर्य को छोड़कर और एक कोई है। निष्ठा जी बताइए, आप जो बोल रहे हो पता नहीं कहाँ कौन सा कनेक्शन कनेक्ट कर रहे हो आप। निष्ठा जी बताएंगे। सर शल्य चिकित्सा के जनक महर्षि सुश्रुत को कहा जाता है। उन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसका क्या नाम है जी? सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता के रचयिता कौन है, राइटर कौन है उनके? सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत है सर। जी ठीक है, आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। महर्षि सुश्रुत ऋषि हैं, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम सुश्रुत संहिता है, और उस सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा के बारे में बताया। वो चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है। ठीक है, तो महर्षि जो सुश्रुत है वो चिकित्सा के जनक कहा जाता है। आयुर्वेद को किस वेद का उपवेद माना जाता है? बताएंगे हमें 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 बताएंगे हिमांशी जी। सर आज मेरी फर्स्ट क्लास है। सीमा जी, सीमा चौधरी। हाँ जी सर। आयुर्वेद को किस वेद का उपवेद माना जाता है? ऋग्वेद का सर। बहुत बढ़िया जी। कहाँ खोए रहते हो आप लोग? जी ज्योति जी। अथर्ववेद। जब ये लाइन पढ़ाई थी आपको तब मैंने स्पेशली बोला गया था कि इसमें थोड़ा थोड़ा जिक्र सब जगह है, पर मुख्यतः ये अथर्ववेद में इसका जिक्र आता है। ठीक है निष्ठा जी, ध्यान से, सॉरी सीमा जी, ध्यान से पढ़ो। ऐसे पढ़ने पढ़ने का क्या फायदा फिर? थोड़ा बहुत आपके मन मस्तिष्क में छपना भी चाहिए। जी सर। अगर हमारे अंदर धातुओं की कमी है तो हमें किस अंतर्गत के अंतर्गत हमें आना पड़ेगा कि हमें चिकित्सा करानी हो, तो कौन से तंत्र है जो हमारे ऊपर काम होगा? सीमा जी। सर वजीकरण बताया था आपने सबसे लास्ट सर, वजीकरण। सप्त धातु बोला सर, शुक्र का बोला एक बार दोबारा बोल दीजिए। मैंने पूछा हमारे अंदर अदर धातुओं की कमी है, धातुओं यानी कि सर सप्त धातु में से। तंत्र का। हाँ जी रसायन तंत्र। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। बाकी लोग कलर। जिनके आज फर्स्ट क्लास है वो ध्यान रखेंगे, बाकी मैं पढ़ा भी दूंगा आपको शुरू से एक बार। ठीक है, और हमने कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी, आयुर्वेद की परिभाषा थी। अरे तो मुझे आयुर्वेद के उद्देश्य हैं वो पुष्पा जी बता देंगे। 2 उद्देश्य थे आयुर्वेद के, क्या क्या थे? सर फर्स्ट था जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, और जो दूसरा है वो जो रोगी व्यक्ति है उसको रोग से मुक्ति दिला के उसको पहले जैसे बनाना। ठीक है ठीक है, अगर हम संस्कृत में जानेंगे तो स्वस्थ है, स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम, यानी कि स्वास्थ्य की रक्षा करना, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। और दूसरा है आतुरस्य विकास विकार प्रशमन च। ठीक है, जो आतुर लोग हैं, जो विकारी लोग हैं, जो रोगी लोग हैं, उनके विकार को दूर करके उनको ठीक करें। ठीक है, अब मुझे सुश्रुत संहिता के अनुसार परिभाषा बताएंगे स्वास्थ्य की, प्रकाश जी। सुश्रुतम से सबने पढ़ा है, समदोष है, समधाता, सब अग्निश्च मल क्रिया। समदोष है, समदोष है, सम धातु, सम अग्निश्च, सम सॉरी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ करिए कोशिश। एक मिनट सर, अच्छा वो बोल। बात का पुनः सम समदोष है, समधातु, समदोष है, सब अग्निश्च मल समाग्निश्च। क्रिया। प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इत विधीयते। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सम दोष समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया और सन आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इति विधीयते। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा, आपने कोशिश की और आप एंड पॉइंट तक पहुंच गए।
चरक ऋषि के अनुसार स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है वो हमें बताएंगे लावी जैन जी। तो सर वात पित्त कफ तीनों का सम मात्रा में होना है, और इससे ये बताया था वात पित्त कफ का तीनों का सम मात्रा में होना, यही आयुर्वेद की डेफिनेशन है चरक ऋषि के अनुसार। ये आयुर्वेद की डेफिनेशन नहीं, ये रोग की सॉरी डेफिनेशन, सॉरी आरोग्य सॉरी, स्वास्थ्य की, आपने स्वास्थ्य की। सर यही पूछा है ना? चरक ऋषि के अनुसार स्वास्थ्य की क्या परिभाषा, मैंने ये पूछा, आपने डेफिनेशन सही बताई है। ये आयुर्वेद की परिभाषा नहीं है, स्वास्थ्य की हाँ सॉरी परिभाषा है। सॉरी, ये सर स्वास्थ्य की। क्या, और अगर ये दोनों तीनों की तीन सम मात्रा में नहीं है, इनका इम्बैलेंस होना वही हमारे रोग को जन्म देना। ठीक है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया भाभी जी, ऐसे ही मेहनत करते रहिए, आपका एग्जाम क्रैक है। पंच महाभूत पढ़े थे हमने, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। ठीक है, पंच महाभूत पढ़े थे हमने, और उसके बाद हमने पढ़ा था त्रिदोष सिद्धांत पढ़ा था हमने, और त्रिदोष सिद्धांत के बाद हमने पढ़ा था मानव शरीर का निर्माण हुआ दोष धातु मल से हुआ है। ठीक है, त्रिदोष है, उनके पर्टिकुलर स्थान है वो पढ़े थे हमने, कौन सा किसका स्थान कहाँ है। और हमने पढ़ा था वात से कितने प्रकार के रोग होते हैं, पित्त से कितने प्रकार के रोग होते हैं, कफ से कितने प्रकार के रोग होते हैं। तो हमें सौरभ जी बता दीजिएगा, पित्त से कितने प्रकार के रोग होते हैं? सर पित्त से 40 टाइप्स के रोग होते हैं, 80 टाइप्स के सर वात से होते हैं, और 20 टाइप के कफ से होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने पढ़ा था वात पित्त कफ पढ़ लिया, उसके बारे में हमने पढ़ा था वात के बारे में। अब मुझे हेमलता जी बता दीजिएगा, जो पित्त का मिलन पित्त का जो बनता है पित्त, वो किन पंच महाभूत जो उनमें से कौन से ऐसे दो महाभूत है जिनके मिलन से पित्त बनता है? तप्ती इति पितम सर। वो तो तप्ती इति पित्तम है, ये तो परिभाषा होगी। हमने वात पित्त कफ पढ़ा था, किन दो एलिमेंट्स के मिलने से वात बनता है, किन दो एलिमेंट्स के मिलने से पित्त बनता है, और किन दो एलिमेंट्स के मिलने से कफ बनता है। तो किसका बताऊं सर? वात और पित्त के मिलने से वात बनता है, और वात और कफ के मिलने से भी वात ही बनता है। सर मुझे अच्छे से पता नहीं है। आप कंफ्यूज हो गए? ठीक है, ठीक है, उसको बोलते हैं योग वाहिता, जो आपने बताया। ठीक है, निष्ठा जी बताएंगे। जी सर, पित्त का बताना है ना? हाँ, जो त्रिदोष हमारे उसमें से एक दोष पित्त है, वो किन पंच महाभूतों में से कौन से दो महाभूत है जिनके मिलन से पित्त बना? सर अग्नि और जल, जिसको बोलते हैं तेजस और अप। आप क्या बोलते हो उसको? आप क्या? ठीक है जी सर, आप भी। जी, बहुत बढ़िया। देखिए, वात पित्त और कफ है, एक तरफ वात पित्त कफ लिखिए, एक तरफ पंच महाभूत लिखिए। तो वात जो है ऊपर के दो के मिलन से बनता है, आकाश और वायु के मिलन से वात बन गया। फिर नीचे के तीन रह गए, उसमें से फिर दो और लीजिए, पित्त बन गया, जो बन गया आकाश वायु। उसके बाद आता अग्नि जल, अग्नि जल के मिलन से पित्त बन गया। फिर रह गया अकेला पृथ्वी, तो जल और ले लीजिए उसमें साथ में, जल और पृथ्वी के मिलन से बनता हमारा कफ। कफ भारी होता है, यानी कि भारी चीजों के खाने से, हैवी चीजों के खाने से कफ बढ़ता है। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा उसमें चिकनाई होती है, यानी मॉइस्चर होता है, यानी कि जल होता है। उसके बाद हमने वात के बारे में पढ़ा था, अच्छे से एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी उसकी। तो तो हमने वात के बारे में बताया। वात का मुख्य अंग बता दीजिए मुझे, कौन सा एक मुख्य गुण था वात का, वो बताएंगे जी हमें। सीमा जी, आप बता दीजिएगा। वात सर योग वहिता बोलते हैं। इसमें ना इसमें इसके साथ पित्त का गुण भी आ जाता है, गर्म ठीक है के जी, साथ। जी सर, इतना ही बहुत बढ़िया बताया आपने। हाँ, इसके अलावा कुछ और पता आपको वात के और क्या गुण होते हैं? सर चंचल होता है, गतिमान होता है।
अगर गतिमान होता तो कौन सा सिस्टम है जिसपे अच्छे से काम करता है? हमारे जो सिस्टम होते हैं। जी नर्वस सिस्टम पे सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन आता है तो जी आप सर। अच्छे से ध्यान से पढ़ के जाएंगे, योग वाहिता का, नर्वस सिस्टम का। ठीक ठीक है। है, आज से हमने पढ़ना अब उसके आगे का, इतना तो हमने पढ़ ही लिया था। उसके आगे का पढ़ेंगे हम। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? जी सर। ठीक है, देखिए कल हमने वात पित्त और कफ के बारे में पढ़ा था, मोटा मोटा सा। आज उसको अच्छे से पढ़ते हैं। जो वात होता है हमारा, वो नीचे होता है ना, हमने कल पढ़ा था। वात का स्थान होता है हमारा नाभि से नीचे होता है, इसमें ब्लू कलर को मेंशन किया गया ना। उसके बाद पित्त है। पित्त हमारा नाभि से और हृदय के मध्य होता है, यानी कि छाती तक होता है। और कफ जो होता है हमारा छाती से लेके और कंठ हमारा सिर, खोपड़ी, ये सब आ जाता है उसके अंदर। वात हमने पढ़ लिया था, आज पढ़ते हैं वात के प्रकार। वात के 5 प्रकार होते हैं। इनको 5 उप प्राण भी बोला जाता है, आप सभी ने पढ़ा होंगे। प्राण, उदान प्राण, समान प्राण, व्यान प्राण, अपान प्राण। कोई सीक्वेंस में बता सकता है मेरे को? ये मैंने गलत लिख रखे हैं, आप कोई बता सकता हो तो? तो प्राण, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। प्राण, उसके बाद अपान, समान, उदान और व्यान। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। उदान और व्यान। जी सर। ठीक है। हाँ, आप इसको अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि ये पंच प्राण है। ये आपके घेरण संहिता में भी है, अष्ट प्रदीपिका में, बहुत सारे उपनिषदों में भी है। और यहाँ मैंने देखो लिख रखा है, यह वात स्थान, यानी कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, स्थान व कर्म के भेद से 5 प्रकार का माना गया। ठीक है, स्थान के हिसाब से भी और कर्म के हिसाब से। लेकिन मैंने जो लिख रखा है ये मैंने शरीर के ऊपर से नीचे तक के लिख रखा है। ठीक है, इसमें 5 प्राण माने गए हैं। प्राण, उदान प्राण, समान प्राण, व्यान प्राण और अपान प्राण, इसके प्रकार है। वात के गुण होते हैं, जैसे हमने पढ़े थे पीछे भी, हमने त्रिदोष के गुण पढ़े थे, वात पित्त कफ के। और पंच महाभूतों के गुण पढ़े थे हमने, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के। तो आज वात के गुण पढ़ते हैं। वात जैसे हमने पीछे भी पढ़ा कि वो गतिमान होता है, शीतल होता है, लघु होता है, सूक्ष्म होता है, गतिमान होता है यानी वो चंचल होता है, ये चंचल आ गया। विशद होता है, खर होता है, खर मतलब खुरदरा। ये सब वात के स्वाभाविक गुण हैं। जब वात सम अवस्था में होता है, यानी कि अपने जितना बॉडी को चाहिए उतनी अवस्था में अगर वो है, तो इन गुणों का अनुभव नहीं होता। लेकिन उत्साह, श्वास लेना, श्वास छोड़ना आदि कर्मों से ही वात की उपस्थिति का पता चलता है। जब वात प्रकोपित हो जाता है, यानी कि वो हमारे शरीर में इम्बैलेंस हो गया, तो बढ़ गया या घट गया, जब वात प्रकोपित हो जाता है तभी रुक्षता आदि 7 लक्षण शरीर में पैदा हो जाते हैं, जो हमने ऊपर पढ़े हैं। रुक्ष, शीतल, लघु, सूक्ष्म, चंचल, विशद, खर। इनमें से कोई ना कोई हमें पता चलना, फील होने लग जाता है कि हाँ मेरी वात बिगड़ गई है। वो सबको पता चल जाता है, थोड़ा थोड़ा हमें सभी को पता होता है। अब डिटेल में पढ़ लेते हैं, ये रुक्षता, शीतलता, लघुता, सूक्ष्म, चंचलता, विशद, खर क्या होता है।
रुक्षता होता है रूखापन, ड्राइनेस बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें इसके अलावा रूखापन के अलावा और क्या क्या होता है? दुबलापन, बौनापन, शुष्कता, नींद की कमी, ये सब रुक्षता में आते हैं। शीतलता यानी कि शरीर में कंपन होना, जिसमें आजकल एक बहुत सी पॉपुलर फेमस बीमारी है, कोई नाम बताएगा उसका, जिसमें बॉडी बिल्कुल कांपती है? पार्किंसन। पार्किंसन सर। पार्किंसन, हाँ जी, वो वात का ही रोग होता है, ठीक है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना लास्ट क्लास में कि वात से 80 प्रकार के रोग होते हैं, तो ऐसे ऐसे रोग करके वो 80 रोग हैं, जैसे उनमें से एक पार्किंस भी है। अब यहाँ से आप निकालते रहना कि कौन से रोग होते हैं। शरीर में कंपन होना, जकड़न होना यानी कि स्टिफनेस आना, शीतल पदार्थों को सहन न कर पाना, जरा सी ठंडी हवा चली तो बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी, शीत रोगों से जल्दी प्रभावित होने वाला, जो हमारे शीतल में मतलब ठंडे इलाके में जो यानी कि ठंड में जो रोग होते वो बहुत जल्दी हो जाते उसको, जैसे सुबह सुबह किसी को बहुत छींकें आती हैं और फिर पूरा दिन नहीं आती, ठीक है। सुबह सुबह नौजी आती है, उसके बाद पूरा दिन नौजी नहीं आती। इनको को शीतल पदार्थों को सहन नहीं कर पाता, वो शीतल पदार्थ बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं उसको। लघुता, लघु मैंने होता है बिल्कुल लाइटनेस, हल्कापन। सूक्ष्म होता है वो हर जगह होता है, छोटा थोड़ा थोड़ी मात्रा उसकी हर जगह होती है। और हमने पढ़ा था वात के बगैर बाकी सब कुछ पंगु है, तो वात मेन है, नर्वस सिस्टम का हर काम उसी के द्वारा होता है। चंचलता, संधियों में गति, संधियां मतलब हड्डियां, हड्डियों में जो गति होती है वो चंचलता जो होती है वो वात के द्वारा होती है। मन की अस्थिरता, जो माइंड की स्टेबिलिटी है वो नहीं हो पाती, तरह तरह के विचार आते हैं। और आपने हठ प्रदीपिका में पढ़ा होगा एक श्लोक है, चले वाते चलम चितम, निश्चले निश्चलम भवेत, पढ़ा किसी बच्चे ने? हाँ सर 2.6 का है, 2.2 का है सर, 2.2 सेकंड उपदेश का। जी जी जी, चले वाते चलम चितम, निश्चले निश्चलम भवेत। तो उसमें भी यही बताया गया, जब हमारा वात चलता है तो उसके साथ हमारा चित्त चलता है। अगर दोनों में से हमने किसी एक पे काबू पाना है तो एक को कंट्रोल कर लो, दूसरा अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। या तो आप चित्त को कंट्रोल कर लो या मन को कंट्रोल कर लो तो आपका प्राण कंट्रोल हो जाएगा, प्राण को कंट्रोल कर लो तो आपका चित्त कंट्रोल हो जाएगा। और आपने देखा होगा जब मेडिटेशन करते हैं या योग निद्रा करते हैं तो वो आपको बोलता है अपने आते जाते सांसों पे ध्यान दो। तो आप जैसे जितना आपका सांस नॉर्मल नॉर्मल स्थूल से सूक्ष्म की तरफ होता जाएगा उतना आपका माइंड स्टेबल होता जाएगा, जो थॉट्स हैं वो आपके शांत होने शुरू हो जाएंगे, नए थॉट्स बनने बंद होंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप योग निद्रा में चले जाते हो। और वो जो नींद होती है वो भले 5 मिनट की नींद हो पर आपको ऐसा लगेगा 1.5-2 घंटा सो के उठे, ठीक है। तो ये संधियों में गति, मन की अस्थिरता आदि जो है और भी हैं इससे मिलते जुलते, वो आप ढूंढ लेंगे, वो सब के सब वात के ही गुण होते हैं। विशद, विशद मतलब चिपचिपाहट, संधियों से कट कट की आवाज आना, ये भी वात का ही रोग होता है। जैसे कट कट की आवाज आना को हम कोरिलेट कर सकते हैं अर्थराइटिस से, ठीक है। डॉक्टर बोलते हैं ना आपका ग्रेस खत्म हो गया, कार्टिलेज मोबिलिटी खत्म होगी, तो जो मोबिलिटी का काम है वो कफ का है, लेकिन वो कफ जाता किसके थ्रू है? वो वात के थ्रू जाता है। और वहां से जो कफ तो पहले भी था, ऐसा नहीं कि बचपन से ही हड्डियों की आवाज आ रही है, 30-35-40 साल में जाके आई, यानी कि कफ तो था वहां पे, पर वात जो हमारी प्रकोपित हुई, प्रकोपित वात ने वहां जगह बना ली और उस कफ को वहां से बाहर कर दिया, वो अपना कब्जा लगा लिया उसने, जिसके कारण क्या है कफ वहां से हट गया और कट कट की आवाज आने लगी। खर, खर यानी कि खुरदरापन, रूखापन आ जाता है, ठीक है। ये सब के सब वात के गुण हैं। अगर आप इस सूत्र को याद कर सको तो बहुत अच्छा है, श्लोक को याद कर सको तो बहुत अच्छा है, ठीक है। 1/59 है ये चरक संहिता का। वात का मूल स्थान जो होता है, वैसे तो हमने पढ़ा था कि नाभि से नीचे का होता है, लेकिन जो उसका स्टार्टिंग जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो होता है ड्यूडिनम, जिसको हिंदी में पक्वाशय बोलते हैं। वो होता है हमारा जहाँ पे आपका स्टमक होता है ना, जहाँ खाना आता है, और खाना आने के बाद जहाँ से खाने का पचने का प्रोसेस होता है ना, वो एक क्या बोलते हैं, बीन टाइप जो होता है, राजमा की शेप का होता है, सी टाइप सा, उसको ड्यूडिनम बोलते हैं। तो वहां से हमारा खाने पचने की क्रिया के बाद का जो पहला पॉइंट होता है वो होता है
और वहां से आपको वात बनती है, वो दूषित बने वो नॉर्मल बने, ठीक है। तो वात का जो मूल स्थान है वो ड्यूोडेनम है, पक्वाशय। अन्न का जब मल भाग है जब पक्वाशय में पहुंचता है तो वात उत्पन्न होती है, जो दूषित या प्रकोपित वात ही होती है। सर ये अब स्मॉल इसके इंटेस्टाइन का 3 भाग है सर, ड्यूोडेनम, दुोडेनम, इलियम। जी, हाँ हाँ। वात के प्रकोपित होने के जो कारण है उसमें से एक कारण है वेग रोध। अब हमें यह समझना है कि हमारा वात प्रकोपित ना हो तो ऐसी क्या चीज है जो अपनाएं हम, जिसके कारण हमारा वात प्रकोपित ना हो, वो नॉर्मल चलता रहे, ठीक चलता रहे, बैलेंस बना रहे उसका, वो इम्बैलेंस ना हो। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है वेग रोध। वेग मतलब हमारे शरीर में वेग बनते हैं, जैसे उबासी आना, छींक का आना, हंसी का आना, ठीक है, पलकों का झपकना, यूरिन का सेंसेशन होना, या हमें पोटी की सेंसेशन होना, ठीक है, ये सब वेग होते हैं हमारे। इनको कभी भी रोकना नहीं चाहिए। अगर आप गृहस्थी हैं, आप नॉर्मल सामान्य से व्यक्ति हैं, तो आपको कभी भी रोकना नहीं चाहिए। अगर आप सन्यासी लोग हैं फिर आपको कोशिश करनी चाहिए इसको रोकने की। और आप ऊंचे पहुंचे हुए सन्यासी तो फिर आपके अंदर ये इन चीजों की अल्पता अपने आप आती रहती है, धीरे धीरे इन चीजों की कमी होती रहती है। आपको भूख भी कम लगेगी, आपको नींद भी कम आएगी, सुसु भी कम आएगा, पोटी भी कम आएगी, फिर आपका धीरे धीरे सब अपने आप कम हो जाता है। अगर आप अच्छे पहुंचे हुए संत है, डेली आप क्रियाएं करते हैं तो, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं ना वेग रोध। वेग रोध जो हम मैंने बताया कि वेग होते हैं हमारे, छींक आना, उबासी आना, पलकों का झपकना और तरह तरह के जो वेग होते हैं उनको कभी भी रोकना नहीं चाहिए। अगर आप रोकते हैं तो आपका वात बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। तो उसमें आता मल का रोकना। अगर आपको सेंसेशन हो रही है, आपको फील हो रहा है कि मेरे को फ्रेश होना है, तो आप जाइए, बेझिझक जाइए, क्योंकि शरीर आपका है। आज शर्मा लेंगे, 2 दिन शर्मा लें, 5 दिन, 10 दिन, ठीक है। शर्माना जरूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट है आपका स्वस्थ रहना। तो आप अगर आपको सेंसेशन हो रही तो आप जाइए। यूरिन को कभी भी रोक के नहीं रखना चाहिए। और बहुत सारे केसों में ऐसा देखा गया है कि जिनको स्टोन बनी हुई थी, तो स्टोन में उनका मेन कारण वही मिला है कि वो ऑफिस में जाके बैठ के, और जब ऑफिस से छुट्टी होती तब घर आके ही अपना फ्रेश होते थे, उनका कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। तो यूरिन को कभी भी रोकना नहीं चाहिए। छींक की बहुत स्पीड होती है, छींक को कभी भी नहीं रोकना चाहिए। आदि जो स्वाभाविक इच्छाएं, इनके अलावा और भी इच्छाएं, जैसे उबासी का आना। आजकल शहरों में लोग देखते हैं तो हाथ फेस मुंह पे रुमाल रख लेते हैं, ठीक है, या और कुछ ना कुछ ऐसा रख लेते हैं। ऑक्सीजन की जब कमी होती है बॉडी के अंदर तब हमें उबासी आती है। बॉडी सिग्नल दे रही है कि भाई नाक से जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो उससे मेरा काम नहीं चल रहा, आप खुल के मुंह से सांस लो और मेरी पूर्ति करो। हम वहां रुमाल रख लेते हैं, हम उसको कहते हैं कि नहीं नहीं, आपको कमी है तो कमी रहने दो, हमें आपकी कमी से कोई मतलब। फिर अगले वो फिर उबासी आती है, फिर हाथ लगा लो, फिर लगा लो, फिर लगा लो, तो धीरे धीरे वो बात प्रकोपित होता है वहां पे, ठीक है। तो आदि जो स्वाभाविक इच्छाएं इनको कभी भी दबा कर नहीं रखना चाहिए। एक जगह पे आपको ऐसा करना चाहिए, जब आपसे ऊपर कोई सन्यासी हो, जिसके साथ आप बैठे हो कोई सन्यासी है, और सन्यासी भी जो अच्छा सन्यासी कोई भी हो, चलो सन्यासी, तो अगर कोई भी ऋषि महात्मा ऐसा है तो उसके पास अगर आप बैठे और आपको उबासी आ रही है, तब आपको वहां से या तो उठ के चले जाना चाहिए, ठीक है, या फिर नहीं जा सकते, बहुत जरूरी कुछ ऐसा चल रहा है, तब आप रुमाल वगैरह रख सकते हैं। क्योंकि उससे हमारे अंदर लोभ मोह क्रोध है, और वो सन्यासी, उसको इन चीजों की जरूरत नहीं है। पर हम जब उबासी लेते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं हम, वो उसके लिए नुकसानदायक होती है, कहीं ना कहीं उसके साधना में विघ्न डालती है वो चीज, भले ही सम पॉइंट डाले, पॉइंट समथिंग, पर वो डालते हैं। इसलिए आपको या तो उससे दूर बैठ जाना चाहिए या आपको चले जाना चाहिए थोड़ी देर के लिए वहां से। बाकी आपको कभी भी रोकना नहीं चाहिए इन चीजों को, ठीक है। खाए हुए भोजन के पचने से पहले फिर से कुछ खा लेना, वो भी वात के बढ़ने का कारण होता है। जैसे मान लो हमने लंच किया, लंच के हुए हमें आधा पौना घंटा हुआ, कोई हमारा रिश्तेदार आ गया, हमारा दोस्त आ गया, किसी का फोन आ गया, हम किसी से मिलने चले गए, वहां फिर हमने कुछ खा लिया उसके साथ कंपनी देने के लिए, वो सब गलत है। और आप बगैर जो पहले भोजन खाया था वो पचा नहीं है, यानी कि बगैर भूख के खाना वात को प्रकोपित करना है। रात को देर तक जगना, ये भी वात का कारण होता है। ऊंचा बोलने से भी आपका वात इम्बैलेंस होता है।
अपनी शक्ति की अपेक्षा अधिक शारीरिक श्रम करना। ठीक है, आपके बॉडी में इतनी हिम्मत है नहीं, लेकिन फिर भी आप किसी गोल को अचीव करने के लिए या कुछ और आपकी कंपटीशन है किसी के साथ, उसको हासिल करने के लिए आप मतलब आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती, बावजूद उसके भी आप ज्यादा वर्क कर रहे हैं, तो अपने शरीर की अपेक्षा अधिक शारीरिक श्रम करना, अधिक शरीर से ज्यादा काम लेना, वो भी आपके वात को प्रकोपित करता है। रुखे यानी कि सूखा, तिक्त यानी कि ज्यादा, तिक्त माने होता है कड़वा, ज्यादा कड़वा खाना और ज्यादा कषैला आदि रस युक्त पदार्थों की जिसमें अधिकता हो, ऐसी कुछ चीज खाना, वो भी आपको आपके वात को प्रकोपित करता है। बहुत अधिक चिंता करना, ये कॉमन है, ये सब में ही आएगा तकरीबन। डरना, ज्यादा उपवास रखना, उपवास का मतलब ही यही होता है कि जगह बनाना, खाली खाली जगह का काम है, आकाश ही होता है। ठीक है, तो उपवास रख सकते हैं हम, पर ज्यादा उपवास रखना वो भी हमारे लिए हानिकारक है। अधिक मात्रा में भोजन करना, ओवर ईटिंग करना, अधिक ठंडा भोजन करना, वर्षा ऋतु में इन कारणों के बिना भी वात का प्रकोप जो है स्वाभाविक रूप से हो जाता है। जैसे आजकल बारिश सब जगह हो रही है, तो इन दिनों आप देखेंगे हड्डियों के रोग है वो सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, और वात के रोग जो होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं इन दिनों, बजाय और दिनों के। वर्षा ऋतु में इन कारणों के बिना भी वात का प्रकोप है वो स्वाभाविक रूप से ही हो ही जाता है। अब उसके लक्षण क्या है? तो वात प्रकोपित होने से वात के गुणों में वृद्धि होती है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, और अनेक रोगों के रूप में सामने आती है, जैसे जो हमने पढ़े वही सारा का सारा वापस से आ गया। रुक्षता, शीतलता, लघुता, सूक्ष्मता, चंचलता, विषदता और खरतत्व। विशेष रूप से हड्डियों से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं, और हड्डियों से संबंधित रोग जो है वो इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि जहां भी हड्डियां दो मिलती हैं वहां जॉइंट्स होते हैं, जहां पे वहां पे थोड़ा स्पेस ज्यादा होता है, तो वहां पे कफ को ये कम कर देता, अपना जमावड़ा कर लेता, वहां पे आप खुद जाके वहां पे वात जो प्रकोपित वात है वो वहां जाके खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे वहां पे जो चिकनाई थी उसको ये खत्म कर देता है और वात वहां पे इकट्ठा होता था, तो फिर वो जो चिकनाई की वजह से जो आवाजें नहीं आ रही, जो अच्छे से वर्क कर रही थी हमारी दो बोन्स, फिर उसमें चू चू की कट कट की आवाज आने शुरू हो जाती है। विशेष रूप से हड्डियों से संबंधित रोग जो है वो उत्पन्न हो जाता है। अब इसका उपचार क्या है? वही है जो हमने ऊपर पढ़े थे ना, इसके जो कारण थे, कारण हमने जान लिए, अब कारण का अपोजिट कर दो तो वापस से हमारा वही उपचार बन जाएगा। वात के प्रकोपित होने के कारणों को दूर करना, पहला तो सबसे मेन यही है, हमने उसको दबाना नहीं है, वो चीज वो जगह देखनी है, वो चीज देखनी है, हमें क्या खाने से हमारा वात बढ़ रहा है, उस चीज को बंद कर दो। ठीक, उसकी जड़ पे काम करना चाहिए। स्नेह पदार्थों का सेवन करना चाहिए, इससे हमारा वात का जो है प्रकोपित नहीं है। और हमने पढ़ा था कारण क्या, उसमें हमने सूखे रूखे सब्जियां खाना, रूखा भोजन करना उसमें, तो रूखे में अगर हम स्नेह है चिकना पदार्थ डाल के खाएंगे तो हमारा वात नहीं गड़बड़ेगा। उष्ण जल से स्नान करना, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था बहुत ठंडे अधिक ठंडी चीजों का सेवन करना, तो उसकी जगह हम गर्म जल से स्नान करेंगे तो वापस से उपचार में आ जाएगा। पर ध्यान रखना, उष्ण जल का जो स्नान करना चाहिए वो सिर्फ रोगी व्यक्ति को करने चाहिए, और शरीर को उसको भी नहीं डालना चाहिए पानी, सिर पे कभी पानी नहीं डालना चाहिए गर्म। आप पूरी बॉडी को नहलाइए, पर सिर को छोड़ के बाकी को नहलाइए, सिर पे कभी गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। ठीक है, स्नेह युक्त बस्ती जिसको एनीमा बोलते हैं, किसी भी चिकने पदार्थ का, वो आप आंवले के तेल का दे सकते हो, नारियल के तेल का, दूध से भी होता है, लस्सी से भी होता है, और भी तरह तरह के औषधीय तेल हैं, उनसे आप एनीमा दे सकते हो। ठीक है, मृदु विरेचन करना, अर्थात चिकनी, गरम, मधुर, अम्ल, लवण रस वाले द्रव्यों से तैयार औषधि से हल्का विरेचन करना। वातनाशक द्रव्यों का लक्ष्य लेना, नाक में जो नेजल ड्रॉप्स आती हैं, जैसे उसमें आते हैं षडबिंदु तेल होता है, और एक और तेल होता है, मैं उसका नाम भूल गया, एक और तेल आता है बहुत फेमस है वो भी, और एक होता है देसी गाय का घी हो गया। ये नेजल ड्रॉप्स का काम, जो नशल बोलते हैं इसको, नशे लेना। ठीक है, तो इनमें नाक में डालते, इनसे भी हमारा वात जो है वो काफी हद तक उसका बैलेंस बनता है। उपटन करना, स्नान करना, मालिश आदि करना, इनसे भी वात हमारा बॉडी के अंदर बैलेंस बनता है उसका।
अब पढ़ते हैं हम पित्त क्या होता है। पित्त शब्द जो है संस्कृत की तप धातु से बना है। तप्ति इति पित्तम, अर्थात जो शरीर, जो तत्व जो है शरीर में ताप या गर्मी, उष्णता, ठीक है, आदि उत्पन्न करे, वह पित्त कहलाता है। पित्त जो है एंजाइम और हार्मोन्स जो है उनका नियमन करता है। एंजाइम्स का और हार्मोन का नियम करता है। हम जो भी खाते पीते हैं या श्वास के रूप में वात को जो हम ग्रहण करते हैं, उन्हें शरीर के तत्वों, दोषों, धातुओं आदि के रूप में जो बदलने का कार्य करता है वो पित्त ही करता है। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं वो जो पचने का जो काम है वो वात की सहायता से भी पचता है। आप पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे कि समान वायु मिलती है उसके अंदर। ठीक है, आयुर्वेद में पढ़ेंगे ना आप, तो कुछ पाचक रस होते हैं और समान वायु मिलके उस भोजन को पचाते हैं। तो वही है, जो समान वायु मिलती है और पाचक रस जो होते हैं वो ये पित्त ही होते हैं। दोष, धातुओं आदि के रूप में जो प्रेरित करने का कार्य करते हैं वो पित्त ही करता है। पित्त के गुण जो है उसमें चिकनापन होता है, गर्मी होती है उसके अंदर, उष्णता होती है, तीक्ष्णता होती है, तीक्ष्ण पाचन होता है उसका, और जलन करने वाला होता है, तीव्र गति वाला होता है, तरल होता है और उसमें कच्चे मांस जैसी स्मेल आती है। ये सुश्रुत संहिता का 1/60 नंबर का श्लोक है हमारा। पित्त की दो दशाएं होती है, एक पक्व दशा होती है, एक अपक्व दशा होती है। जो पक्व दशा होती है उसमें स्वाद जो होता है वो तिक्त मतलब कड़वा, या उसका रंग जो है वो पीला हो जाता है, एसिड का रंग। और जब अपक्व दशा होती है उसमें स्वाद उसका खट्टा हो जाता है और रंग नीला हो जाता है। पित्त और अग्नि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी शरीर में अग्नि का प्रतिनिधित्व जो करता है वो पित्त ही करता है। अग्नि के समान ही यह शरीर के तापमान को बनाए रखता है, भोजन का पाचन करता है, ब्लड के अंदर इसका होना बहुत जरूरी है, स्किन के लिए बहुत जरूरी, आदि को वर्ण प्रदान करता है। ये एक मेन पॉइंट आ गया, आप इसको याद रखना। ठीक है, रक्त को और त्वचा आदि को, खून को और हमारी जो स्किन है उसको, त्वचा को सुंदरता प्रदान करने का कार्य जो है वो किस त्रिदोष में आता है, किस दोष का कार्य है, तो वो पित्त का होता है। वात के बारे में हमने मुख्य पढ़ा था, उसके अंदर गति होती है, वो नर्वस सिस्टम को करता है, नियंत्रित करता है, और योगवाहिता होती है उसके अंदर, और उसके बगैर ये दोनों पित्त और कफ पंगु है। उसमें मेन ये थे, इसमें मेन ये है रक्त, त्वचा आदि को वर्ण प्रदान करता है। बाकी तो सब सेम ही मिलेंगे, थोड़ा बहुत अलग होगा, पर एक मेन पॉइंट होता है वो ये है। हृदय के अंदर जो एकत्र होता है श्लेष्मा, उसको दूर करता है पित्त। कई बार कफ के हार्ट के चारों तरफ कफ ज्यादा जमा हो जाता है, तो वो पित्त ही उसको दूर करता है। मालिश आदि करने से त्वचा के अंदर जो स्निग्धता आती है, जो चिकनापना होता है, उसको ग्रहण भी यह पित्त ही करता है। मानसिक कार्य जैसे मेधा बुद्धि होते हैं, शार्प बुद्धि वाले, ठीक है, शौर्य वाले, साहस वाले, हर्ष आदि का संचालन जो करता है वह ये दोष ही करता है। जब पित्त अपनी सम अवस्था में नहीं रहता है तो भोजन का पाचन भी ठीक से नहीं हो पाता है, या तो भोजन बहुत जल्दी पच जाएगा या भोजन आपका पड़ा रहेगा। पाचक अग्नि जो है वो मंद हो जाती है, जिससे क्या कफ बढ़ जाता है। अगर पित्त हमारा कम हो गया तो कफ बढ़ जाता है, जिससे कफ भाव की अभिवृत्ति हो जाती है। इसके कारण उत्साह में कमी आ जाती है, ठीक है, और हृदय, फेफड़ों आदि में कफ इकट्ठा होने लग जाता है। जैसे हमने वात के प्रकार पढ़े थे, 5 प्रकार के होते हैं वात के, जो हमने पंच प्राण पढ़े, ऐसे ही 5 पित्त के प्रकार होते हैं। उनमें से एक प्रकार हमारा पाचक पित्त। पाचक पित्त के अंदर जाता है हमारा अमाशय का अधोभाग, जो हमारा पेट है उसका आधा भाग आता है, और उसमें आता फिर पक्वाशय, जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं, उसका बीच का भाग। फिर आता रंजक पित्त, तीसरा होता हमारा साधक पित्त, चौथा होता हमारा आलोचक पित्त, और 5वां होता हमारा भ्राजक पित्त। पाचक पित्त हमने देख लिया, अमाशय का आधा भाग, और आधा भाग उसका मध्य भाग जो है वो पक्वाशय का। रंजक पित्त जो होता है उसके अंदर हमारा लीवर आता है, प्लीहा आती है, जिसको स्प्लीन भी बोलते हैं,
साधक पित्त के अंदर हमारा हार्ट आता है, हृदय आता है। आलोचक पित्त के अंतर्गत हमारा नेत्र आते हैं, और भ्राजक पित्त के अंदर हमारी चमड़ी आती है, जिसको त्वचा बोलते हैं। अकेले पित्त से 40 प्रकार के रोग होते हैं उसके प्रकोप होने से। अब देख लो आप, मतलब जैसे उसमें आपने बात में पढ़ा था कि 80 प्रकार के रोग होते हैं, तो ये जितने भी रोग होंगे, अब त्वचा के जितने भी रोग होंगे वो पित्त के कारण होंगे। ये 40 प्रकार के रोग, इसमें से आप स्किन के निकाल लेना। आपको चाहे एक्जिमा है, चाहे दाद है, खाज है, खुजली है, सोराइसिस है, ठीक है, ये सब के सब इन 40 रोगों में होंगे। आंखों के रोग जो होंगे वो आलोचक पित्त के कारण होंगे, ठीक है। हार्ट्स के जितने भी रोग होंगे, कुछ कफ के होंगे, कुछ उसमें पित्त के होंगे, ठीक है। लीवर के जितने होंगे वो हमारे इसी पित्त के कारण होंगे, तो वो 40 के अंतर्गत ही आएंगे। अब इसका कारण क्या है? पित्त का बढ़ने का कारण, मतलब प्रकोप होने का, ज्यादा बढ़ने का या घटने का, इम्बैलेंस होने का रीजन क्या है, वो पढ़ते हैं। ज्यादा चटपटे खाने से, खट्टा खाने से, नमक वाली चीज खाने से, ज्यादा गर्म चीज खाने से, विदाही ज्यादा जलन वाली चीज खाने से, बहुत तीखे पदार्थों का सेवन करने से, मादक पदार्थों का सेवन करने से, द्रव्यों आदि का अधिक मात्रा में सेवन करने से। यहाँ पे लिखा हुआ है अधिक मात्रा में सेवन करने से। थोड़ा बहुत चल जाएगा, थोड़ा बहुत नमक हम सभी खाते हैं, चटपटा भी हम सभी खाते हैं, खट्टा नमकीन थोड़ा बहुत हम सभी खाते हैं, पर अगर आप उसको ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है। सूखी सब्जियां खाने से और क्षार एसिडिक पदार्थों का सेवन करने से, अब जितने भी अम्लीय चीजें होती हैं, सॉरी क्षारीय चीजें जो होती हैं, उनका अधिक सेवन करेंगे तो उससे हमारा पित्त बढ़ जाएगा। अधिक धूप का सेवन करने से या अधिक अग्नि का सेवन करने से हमारा पित्त बढ़ जाता है। अधिक मैथुन करने से भी हमारा पित्त बढ़ता है। अनियमित रूप से भोजन करने से हमारा पित्त बढ़ता है। क्रोध, भय और निराशा के विचार भी पित्त के शरीर में पित्त दोष के उसको प्रभावित करता है। अगर आपका पित्त है, क्रोध ज्यादा, आपको भय ज्यादा लगता है और निराशा है, तो आपका शरीर का जो पित्त है वो हमेशा इम्बैलेंस रहेगा। पित्त के प्रकोप के लक्षण क्या है वो देख लेते हैं। थकावट ज्यादा होएगी, अधिक पसीना आएगा, बल व नींद की कमी हो जाएगी, और शरीर में जलन हो जाएगी, तापमान की अधिकता हो जाएगी, त्वचा का रंग पहले की अपेक्षा गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है, ये लक्षण आ गए। अंगों से दुर्गंधता आने लग जाएगी, चिपचिपाहट होगी, मुंह गला आदि का पकना हो जाएगा। आप देखे होंगे गले में टॉन्सिल हो जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, वो सब पित्त के रोग होते हैं। डॉक्टर बोलता चाय बंद कर दो, पेट में गर्मी बढ़ गई है, बिकासूल के कैप्सूल देते हैं, दही खाने को बोलते हैं, लिक्विड ज्यादा लो, गर्म चीजें मत खाओ, ज्यादा स्पाइसी मत खाना, ठीक है, जिससे पेट आपका शांत रहेगा, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता चीजें हमने गर्म खाई, कुछ भी ज्यादा स्पाइसी खाया, ज्यादा चाय पी, और छाला हमारे मुंह में जाके हुआ, तो ये कहीं भी जाके अटैक करते हैं, ये इसमें लिखा हुआ सारा। मुंह का, गले आदि का पकना, गले हो जाते हैं, टॉन्सिल हो जाते हैं, और भी वो एक और क्या बोलते हैं उसको, नाम याद नहीं आ रहा, एक और गले में प्रॉब्लम होती है, वो सारी इसी के अंतर्गत होती है। जब पित्त बढ़ता है हमारा, ज्यादा गर्म चीजें खाई जाती हैं तब। ज्यादा क्रोध आने से, मूर्छा आने से या चक्कर आना, ये जो है ये भी हमारे पित्त के अंतर्गत आता है, पित्त की प्रकोपित्ता का कारण होता है। नेत्रों यानी कि हमारी आंखें, नाखून, त्वचा आदि का पीलापन, और ऊपर हमने पढ़ा था कि जो हमारा भ्राजक पित्त होता है वो त्वचा का होता है, और आलोचक पित्त होता है वो नेत्र का होता है। यानी कि हमें जब जॉन्डिस होता है तो हमारी आंखें भी पीली हो जाती है, चमड़ी भी पीली हो जाती है, और यही यहाँ पे लिखा हुआ है, नेत्रों, नाखून, त्वचा आदि का पीलापन पित्त प्रकोप का विशेष लक्षण है। मुंह का कड़वापन होना, खट्टा स्वाद होना, शीतल आहार विहार की इच्छा भी पित्त की अधिकता के सूचक होते हैं। जब आपका पित्त बढ़ेगा तो उसमें आपको बहुत ठंडी चीज खाने का मन बहुत करेगा, बहुत ज्यादा मन करेगा, ठीक है। शीतल आहार विहार की इच्छा भी पित्त की अधिकता के सूचक होते हैं। आप पढ़ते हैं इनको शांत करने का उपाय क्या है। प्रकोपित पित्त को शांत करने के लिए विरेचन सर्वश्रेष्ठ है। एक वमन क्रिया होती है, एक विरेचन क्रिया होती है। आप सभी जानते हैं विरेचन क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा।
विरेचन जानते सर हैं आप वो क्या होता है? सर औषधि खिलाकर और सर वो मतलब जैसे संघ प्रक्षारण होता है वैसे किया जाता है, वही ना? जी सर जी जो औषधि से पंचकर्मा में करते हैं क्या, जो पंचकर्मा की समय कुछ? हाँ हाँ, इसमें पंचकर्म सर षटकर्म सब औषधि आएगा खिला आयुर्वेद के में। पेट साफ करवाना सर। लूज हाँ हाँ, मोशंस होते हैं, आपको वो वो त्रिफला। सॉफ्ट माइल्ड मेडिसिन देते हैं जिससे कि ज्यादा भी ना हो। हम्म, ठीक है। तो पित्त को शांत करने के लिए वमन भी श्रेष्ठ होता है, पर श्रेष्ठ उससे भी सर्वश्रेष्ठ लिख रखा है, ये विरेचन होता है। घृतपान भी पित्त के प्रकोप को शांत करने का उपाय है। आपने देखा होगा स्किन के जितने भी रोग होते हैं वो सब के सब पित्त के बढ़ने से होते हैं, यानी कि पेट की गर्मी के कारण होते हैं। खून के जितने भी रोग होते हैं वो सब के सब पित्त के बढ़ने से होते हैं। चमड़ी के जितने भी रोग होते हैं वो सब के सब पित्त की वजह से होते हैं। और पित्त जब बढ़ता है तो खून को खराब करता है, और खून से फिर आगे आपने सब धातु पढ़ी ना, रस के बाद रक्त, और रक्त के बाद मांस, मेद, अस्थि, फिर आपको सारे रोग होने की संभावना बन जाती है। ठीक है, कोई डायरेक्ट हो जाता है, कोई इनडायरेक्ट हो जाता है, किसी चीज की वजह से हो जाता है या सीधा हो गया। तो पित्त को शांत करने का उपाय है सबसे पहले कि आप या तो वमन करिए, नहीं तो विरेचन करिए। ठीक है, घृतपान का भी सेवन करते हैं। एक प्रॉब्लम होती है, आप किसी ने सुनी हो या किसी को हुई हो, उस प्रॉब्लम का नाम है पित्ती उछलना। सुना किसी ने? जी सर, जी सर। हाँ, सर पूरी बॉडी जैसे पे, अभी चमड़ी पे। आपने बताया कि गर्म पूरी खाने से बॉडी भी पे सर वो हो जाता है, खुजली टाइप का होने लगती है, रेड रेड कलर का हो जी जी जाता है, वही ना? जी जी जी, हाँ जी, लावी जी क्या बोल रहे हैं आप? सर जैसे अभी आपने बताया कि गर्म खाने से भी पित्त बढ़ता है, तो क्या गर्म पानी के यूज से भी पित्त बढ़ता है? एक जैसे सुबह अगर गर्म पानी लेते हैं तो? नहीं, देखिए मैं उसको मतलब क्लैरिफाई करके नहीं बोला मैं। गरम का मतलब इन सेंस होता है कि आप उसकी तासीर कैसी होती है, आगे आप पढ़ेंगे इन चीजों को। ठीक है, जैसे केला होता है, केलों को आप कैसे भी फॉर्म में खा लो, चाहे आप उसको शेक बना के पी लो, चाहे आप कच्चा खा लो, केले की सब्जी बना के खा लो। गर्मा गर्म सब्जी खाएंगे तो भी वो आपके पेट को जाके शांति करेगी, मतलब ठंडा रखेगी। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उसको आप भिगो के खाओगे अलग चीज है, नहीं तो आप उसको भिगोने के अलावा और सेक के गर्म करने, जैसे कढ़ाई में उसको वो फ्राई सा करते थे, इन दो फॉर्म के अलावा आप उसको किसी भी फॉर्म में खाइए, आप उसको साबुत खाइए, उसमें शेक में डाल के खाइए, वो आपको गर्मी ही पैदा करेंगे। बैंगन जो होता है उसकी तासीर गर्म होती है, आप उसको फ्रिज में रखे हुए को ठंडे को खाएंगे ना, तो भी वो शरीर के अंदर जाके ठंडक कम पैदा करेगा। अगर बहुत ज्यादा ठंडा है तो अलग बात, अदरवाइज उसको नॉर्मल पे खाएंगे तो शरीर के अंदर जाने के बाद वो गर्मी पैदा करेगा। ठीक है, आप ऐसे समझिए, ज्यादा स्पाइसी चीज है कुछ भी, ज्यादा स्पाइसी में मैं आपको, जैसे चटनी होती है, सपोज करो आप मोमोज की चटनी होती है, वो बहुत स्पाइसी होती है, वो फ्रिज में रखी हुई है, आप उसमें फ्रिज में रखी हुई को भी खाएंगे तो उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है, जो लहसुन है और जो मिर्ची है और जो भी होता है, मुझे इतना पता नहीं है, चाहे वो कितना ही चिल्ड हो, चाहे उसको बर्फ का गोला हो, आप उसको खाएंगे तो वो आपके शरीर के अंदर जाने के बाद वो जलन ही पैदा करेगा, गर्मी ही पैदा करेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह था, गर्म चीजों से मतलब गर्म तासीर वाली चीजें। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी तासीर ठंडी होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी तासीर गर्म होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप गर्म तासीर, हाँ, गर्म तासीर वाली चीज खाते हैं और ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा गर्म वाली चीज खाते हैं, जैसे कई लोगों को ज्यादा गर्म खाने की आदत, रोटी बिल्कुल गर्मा गर्म से जैसे तवे से उतरी और वह सीधी पेट में हो, सब्जी को पूरी गर्म करके खाएंगे, उससे हमारे दांतों को प्रॉब्लम होती है, बहुत जल्दी आपको ठंडा गर्म लगने लग जाएगा और दांत हिलने लग जाएंगे। तो एक नाम सामान्य सा रखना चाहिए। और आप चाहे कितने गर्म चीज खा लो, चाहे कितनी ठंडी से ठंडी चीज खा लो, वो बस गले तक ही आपका स्वाद है, वो आपको ठंडी चाहिए गर्म चाहिए। उसके बाद बॉडी बॉडी के अंदर इतनी हिम्मत है कि सिस्टम है, वो कितनी गर्म चीज खा लो कितनी ठंडी चीज खा लो, शरीर के अंदर जाने में शरीर उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाता है, फिर उसको पचाता है। जितनी ठंडी खाओगे उतना शरीर को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा उसको नॉर्मल करने पे, जितने गर्म का खाओगे उसको उतना कम प्रेशर लगता है, पर लगता उसका फिर भी है। आपने देखा होगा बहुत चिल्ड वाटर किसी ने पिया हो तो ब्रेन एकदम से सुन्न हो जाता, हमारा सिर, किसी बच्चे को फील हुआ है?
बहुत ज्यादा ठंडा उसने पानी पिया और शिकंजी या शेक वगैरह कुछ ऐसी चीज पी हो तो शरीर एकदम से सुन्न हो जाता है, सिर खासकर। तो उसमें यही होता है कि जो हमारा ब्लड जो था उसका जो पूरी बॉडी में घूमने का काम था, अब उसने वो इकट्ठा हो गए उस जो हमने ठंडी चीज ली उसको नॉर्मल लाने पे उसको लग गया वो सारा खून, और ऊपर कम जा पा रहा है। ठीक है, तो खून अपना जोर लगाता है उसको नॉर्मल लाने के लिए। तो इसलिए कभी भी बहुत ज्यादा ठंडा मत खाइए, बहुत ज्यादा गर्म मत खाइए। और वो गर्म तासीर ठंडी तासीर वो आप लोगों को कुछ पता भी होगा, बाकी इसमें पढ़ने में भी आएंगी, यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ तो बात चल रही थी एक प्रॉब्लम होती है जिसमें वो स्किन प्रॉब्लम है जिसमें पित्ती उछलना बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है, वो होती तो पित्त की वजह से ही है, पर कहीं ऐसी हो जाती है कि मेडिसिन रिएक्ट कर गया आपके ऊपर, या कोई साइड इफेक्ट होगा, आपने कोई सप्लीमेंट लिया, या और किसी एनी रीजन, बहुत सारे हैं उसमें। तो किसी भी कारण से वो क्या होता है फिर आपके स्किन पर डॉट डॉट से हो जाता है, उसको खुजली करनी पड़ती है। और मतलब खुजली करते रहो, जितने करते रहोगे उतना मजा आता रहेगा, पर वो शांत नहीं होगी। तो उनमें भी आपको यह बोला जाता है कि 1 चम्मच 2 चम्मच घी पी लो, और घी पीने से वो शांत हो जाती है। और यहाँ भी वही लिखा है, पित्त को शांत करने के लिए घृत पान भी पित्त को प्रकोप को शांत करता है। स्निग्ध, स्निग्ध मतलब चिकना, चिकना मतलब फिर से घी आ गया। और सौम्य पदार्थों का सेवन करना। घृत कुमारी का रस, अंकुरित अन्न। घृत कुमारी पता है किसको बोलते हैं? एलोवेरा को बोलते हैं सर। गिलोय ना सर? सर जी एलोवेरा को बोलते हैं। हाँ हाँ गिलोय, हाँ, गिलोय नहीं ना? नहीं 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 नहीं, एलोवेरा, एलोवेरा एलोवेरा, जिसको ग्वार पाठा भी बोलते अच्छा हैं। अच्छा, हाँ हाँ सर सर सॉरी। ठीक है, एलोवेरा का जूस जो होता है वो आपके पित्त को शांत करता है। अंकुरित अन्न जो होते हैं, स्प्राउट्स बोलते हैं जिसको, वो आपके पित्त को शांत करते हैं। सलाद हो गया, दलिया हो गया, आदि का सेवन करने से पित्त जो आपका वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। महीना 20 दिन आप अगर आप इसका रूटीन बनाएंगे तो आपको पित्ती उछलना या सोराइसिस एक्जिमा ये प्रॉब्लम है काफी हद तक कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये स्लाइड पित्त पित्त की थी, अगली स्लाइड कफ की है वो मैं कल पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं, टाइम भी हो गया है। आज की स्लाइड से किसी बच्चे को कुछ समझ में ना आया हो? आप इन्हें जानते हैं, इनका क्या नाम है? राजीव दीक्षित जी। हाँ, और ये जिस ग्रंथ के आधार पर बातें करते हैं आयुर्वेद की, उसी ग्रंथ का नाम है अष्टांग हृदम भागवत। और अष्टांग संग्रम, महर्षि वाग्भट जी के द्वारा जो लिखे गए हैं, ये उन्हीं को पढ़ के ही बोलते हैं। अब तो खैर ये चले गए, 2010 में चले गए। आपको समझ में आया आज का टॉपिक? यस सर। सर तो जैसे पित्त जो है उसको ऐसी चीजों को खाना है जो निर्मल हो, मतलब जो ठंडक प्रदान करती हो। इसमें लिखा ना आपने लास्ट में नहीं समझ पाए। देखो, आपको महीने 20 दिन में, महीने में 1.5-2 महीने में आपको कुंजल क्रिया कर लेनी चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है तो आपको करनी चाहिए। अगर आप सामान्य हैं, चाहे लड़का हो लड़की, वुमेन्स मैंस लेडीज जेंट्स जो भी है, अगर आप सामान्य हैं, आपकी बॉडी के अंदर कोई चेंज नहीं है, तो आपको महीना 20 दिन में 2 महीने में आपको कुंजल क्रिया कर ली। कभी आपने जल नेति कर ली, कभी रबड़ नेति कर ली, कभी सूत्र नेति, कभी दंड धोती, कभी वस्त्र धोती, किसी एक चीज को आपको 15-20 दिन में महीने में कर लेना चाहिए। ठीक है, सूखी सब्जियों को कभी भी नहीं खाना चाहिए, जैसे भिंडी की सब्जी है, जैसे आलू शिमला मिर्च होगी, आलू बैंगन की सब्जी होगी, और जितनी भी सूखी सब्जियां होती हैं उसको कभी भी कोशिश करिए उसमें या तो घी मिला के खाइए, या तो उसके साथ कोई ऑल्टरनेट हो आपके पास, दाल के साथ उसको साथ में खा लीजिए। बस थोड़ी दाल होगी, थोड़ी सूखी सब्जी होगी। ठीक है, उसके साथ सूखा खाना खाने से आपको वात भी बढ़ता है और पित्त भी बढ़ता है। ठीक है, उसको पचाने में टाइम लगता है शरीर को। और घृत पान का सेवन, आप घी जरूर खाइए, और घी अगर आप एक्सरसाइज करते तो ही खाइए, और घी भी उस फॉर्म में खाइए
लिक्विड फॉर्म में खाइए आप घी को, यानी कि आप सब्जी पे डाल के खाइए, रोटी के ऊपर रख के खाइए, इसके अलावा और कोई फॉर्म में घी मत खाइए। आप पराठे बनाए आपने सुबह और आप उसको लपेट के ऑफिस में ले गए, तब तक वो घी पराठों के ऊपर ही जम गया, ठीक है, उसको खाएंगे वो फिर अपनी वेन्स में भी जमेगा, वही कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, वही फिर यूरिक एसिड भी बढ़ाता है, वही हार्ट की समस्या बढ़ाता है। आप सब्जी गर्म करके उसमें डाल के खाइए, फिर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपका चिकनाई खाओगे तो ही आपके बॉडी के अंदर कफ बना रहेगा, ठीक है। कफ कब होना भी बहुत जरूरी है ना बॉडी के अंदर, वात जी पित्त सर, और जी कफ सर। तीनों का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर कफ की कमी वैसे आ जाएगी, हड्डियां वैसे ही जवाब दे देंगी फिर आपकी। ये तो प्रचार की बात अलग है, टीवी में बोला जाता, बुलवाया जाता डॉक्टरों के द्वारा कि आप, वही डॉक्टर थे जो पहले आपको बोलते कि रिफाइंड खाओ, आज वही डॉक्टर बोल रहे कि आप तेल खाओ, सरसों का या घी खाओ। आयुर्वेद तो शुरू से ही बोल रहा है, अगर आप मैदानी एरिया में है जैसे हम सभी हैं, तो हमें सरसों का तेल ही यूज करना चाहिए। जो पहाड़ी लोग हैं उनको तिल का तेल यूज करना चाहिए या मूंगफली का करना चाहिए, जो क्योंकि वहां ठंडक होती है और तिल गर्म होते हैं, तो उनकी बॉडी के हिसाब से, वहां के जलवायु के हिसाब से वो ठीक है। और अगर आप समुद्री एरिया पे हैं जहाँ नमकीनी वायु है, तो आपको नारियल का तेल यूज करना चाहिए अपनी हर चीज में, खाने में भी, लगाने में भी, शरीर में, हर जगह। ये आयुर्वेद ने तो बहुत साल पहले बोल दिया था, ठीक है। डॉक्टर आज बोल रहे हैं कि आपको सरसों का तेल खाना चाहिए, पीली सरसों का खाना चाहिए, या सरसों अच्छी नहीं है, वो सरसों अच्छी नहीं है। आपको सरसों का तेल, अगर आप मैदानी एरिया, फ्लैट एरिया में रहते हैं, तो आपके लिए सरसों का, हिली एरिया पर रहते हैं तो आपको तिल का या मूंगफली का, दोनों गर्म होते हैं। और अगर आपकी जलवायु नमकीन है, आप समुद्र किनारे हैं, तो आपको नारियल का तेल यूज करना चाहिए। यानी अगर आप में से किसी का पित्त बढ़ा हुआ है, कम है, तो कुंजल क्रिया करिए। सुबह खाली पेट आप 1 चम्मच 2 चम्मच घी ले सकते हैं, उसके बाद आधा पौना घंटा कुछ मत खाइए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। भादर के महीने में, जो महीना अभी चल रहा है, शायद और 2 4 5 7 दिन का होगा, उसके बाद खत्म हो जाए, नहीं अभी है 7 8 10 दिन का और रह गया। तो इस महीने में आपको दही नहीं खानी चाहिए, खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए। इसके बाद आप दही ले सकते हैं थोड़ी थोड़ी, केला खाइए आप, चाय वाय बंद कर दीजिए, और ज्यादा मिर्च मसाले वाली बंद कर दीजिए आप। और आपको पित्त बढ़ाओ, अपने आप शांत हो जाएगा, और उससे जो मिलती जुलती आपकी प्रॉब्लम वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगी। फिर भी आपको लगता है तो आप मेरे से फोन पे पूछ सकते हैं, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो। और किसी बच्चे का कोई डाउट हो, हैंड रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर मैं पूछूं आपसे। सौरभ जी, आप हमें बता दीजिए 5 प्राण जो होते हैं, उपप्राण, उनको सीक्वेंस में जी बता सर। दीजिएगा। उपप्राण बताना है ना सर, प्राण नहीं ना सर। हाँ, 5 प्राण नाक बता दो। कूर्म, सब 5 प्राण है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। और उप प्राण है नाग, कूर्म, कृकट, देवदत्त, धनंजय। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अ, निष्ठा जी, आप हमें बता सकते हैं वात का मूल स्थान क्या होता है? यस सर। वात का जो ओरिजिन होता है वो कौन सा होता है, ओरिजिन प्लेस जो होता है? सर ड्यूडेनम, जिसको पक्वासय बहुत बोलते बढ़िया हैं। जी। जी, हिंदी में पकवास है, इंग्लिश में ड्यूडेनम बोलते हैं, ठीक है। और वात के प्रकोपित होने के जो कारण है, उसमें से कोई 2 कारण प्रकाश जी बता दीजिए आप। प्रकाश यादव जी। लावी जैन जी, आप बता दीजिए। सर, इससे हड्डियों से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं, और जैसे आपने बताया था, लघुता, सूक्ष्मता, चंचलता,
और रुक्षत्व, ऐसा कुछ तो ये बताया था आपने। ठीक है जी। निष्ठा जी, नेक्स्ट 2 रीजन बता दीजिए वात के प्रकोपित होने के। सर एक वेग रोध करना, मतलब कि जो हमारी नैसर्गिक चीज होती है, मूत्र, मल और इन सब का जो रोध ठीक है, करना हो गया। और एक देर ठीक रात है जी, तक नेक्स्ट बता दीजिए। एक और सर, बता दीजिए निष्ठा जी। देर रात तक जागना सर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हाँ, आगे मेघना पाटिल जी, 2 और बता दीजिए आप इनको छोड़ के। सर रुक्ष भोजन करना और जी। बहुत ज्यादा कसरत भी करना हो सकता है सर, क्षमता से हाँ, ज्यादा। मतलब बॉडी से, हाँ, क्षमता से ज्यादा वर्क करना। ठीक है। आप है ना श्रीमद् भगवत गीता जब पढ़ेंगे, श्रीमद् भगवत गीता में शायद वो 6 या 7वें श्लोक अध्याय में एक श्लोक आता है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। सर सो ठीक है। 6 का 17 है। और युक्त सोपन अवबोधस्य योगो भवति दुखा। बहुत अधिक काम करने वाले को कम काम करने को, बहुत अधिक सोने वाले को कम सोने वाले को, बहुत ज्यादा खाने वाले को कम खाने वाले को कभी योग सिद्ध नहीं हो सकता। ठीक है। और इसको आप ये पढ़ेंगे ना, इसमें अधिक ज्यादा श्रम करना, तो ये आपके घेरण संहिता में भी आएगा। और उसके बाद सीमा चौधरी जी और बता सकते हैं आप कोई दो एनी रीजन। सर एक ठंडा भोजन का बताया था आपने, और बहुत ज्यादा जी। सोचना, या बहुत ज्यादा सोचना और व्रत वगैरह रखना बहुत देर तक। ठीक है, बहुत बढ़िया बताया आपने। और उसके बाद इसका उपचार करना है। अब उपचार में विजय जी आप सामने आ जाइए। यस सर। जी। किसी का वात प्रकोपित हो गया है, आप जी थेरेपिस्ट हैं, आप बताइए क्या क्या करेंगे उसके लिए। सर, वातनाशक द्रव्यों वातावरण द्रव्यों का देना, मृदु विरेचन अर्थात स्निग्ध उष्ण मधुर अम्ल का लवण रस, और उबटन स्नान की मालिश करना। ठीक है, लावी जी बता दीजिए आगे वाले। स्नेह पदार्थों का सेवन करना चाहिए, और हम्म। उष्ण जल से स्नान करना चाहिए, मतलब गर्म जल से स्नान करना चाहिए। एनीमिया देना चाहिए। और वातनाशक द्रव्यों का नस्य कुछ ऐसा बोला था, वो लेना चाहिए। और मालिश स्नान, उबटन मालिश स्नान आदि करना चाहिए। एक आपने एनीमिया बोला, क्या बोला आपने, दोबारा बोलेंगे। सॉरी, एनिमा, एनिमा हाँ, एनीमा अलग चीज है, एनीमिया अलग चीज है। वो ठीक है। रोग है। एनिमा, हाँ, मतलब स्नेह युक्त बस्ती बताया था। जी जी जी, बस्ती हो गया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और उसके बाद है, हमने पित्त पढ़ा था, पित्त के बारे में हमें बताएंगे, किसकी बारी नहीं आई है, नीलिमा बर्मन जी, आज आप क्लास में हैं, आप बता दीजिए थोड़ा। सर किसके बारे में? पित्त के बारे में पढ़ा था हमने, पित्त क्या होता, पहले तो आप ये बता दीजिए, पित्त की डेफिनेशन दे दीजिए। पित्त जो होता है बॉडी में, वो डाइजेशन का काम करता है सर। जैसे मसालादार खाना खाना, वो अच्छे से पचाता है। पित्त पित्त बढ़ने से स्किन का भी प्रॉब्लम होता है, 40 रोग जैसा होता है, डिजीज। जी जी। आप इंग्लिश मीडियम से हैं नीलिमा जी? नहीं सर, हिंदी मीडियम से है मैं। ओके ओके ओके, ठीक है। ये हमारी बॉडी के अंदर गर्मी उत्पन्न करता है, शरीर के तापमान को बैलेंस करके रखता है। ठीक है, ये पित्त का काम होता है, होना इसका भी बहुत जरूरी है। ठीक है। और हाँ जी जी उसके सर। बाद हमने, जी, पित्त के 2 रूप होते हैं, 2 प्रकार का पित्त होता है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे 5 प्रकार का होता है। तो हमने पढ़ा था, एक पक्व दशा होती है, 2 दशा का होता है पित्त, एक अपक्व दशा होती है। तो पक्व दशा जो होती है उसमें हमारा स्वाद जो होता है वो तिक्त हो जाता है, यानी कि कड़वा हो जाता है और रंग पीला हो जाता है। अपक्व दशा में हमारा खट्टा हो जाता है और रंग नीला हो जाता है।
5 प्रकार के पित्त हैं, उनके बारे में आप हमें बताएंगे। मेघना पाटिल जी, आप बता दीजिए। क्या सर 5 प्रकार की? पित्त के प्रकार पढ़े थे हमने, 5 प्रकार का पित्त होता है। हाँ सर, वो पक्व और अपक्व, ये 2 याद है सर। नहीं, 5 प्रकार के और भी पढ़े थे ना हमने। हाँ, लावी जैन जी बताएंगे आपको, आप सुनना। सर भाजक, रंजक, साधक, पाचक और एक था आलोचक। ठीक है जी। आपने कोई एक बच्चा कैमरा ऑन करके सामने आइए, कोई भी आ जाइए जो ठीक पोजीशन में बैठा हो। आ सकता कोई, अपना कैमरा ऑन जी कर सर। सकता कोई एक बच्चा? जी आइए सामने। मेघना जी, लावी जी और कोई? जी सर। जी सौरभ जी, आप हमें बताइए, आपने देखा हो, किसी को लाइव देखा हो या वीडियोस में देखा हो, जो वैद्य वगैरह होते हैं वो नाड़ी देखते हैं, नाड़ी देख के आपकी बीमारी बताते हैं। नाड़ी जी कैसे सर। देखते हैं, बताएंगे जरा आप? सर ये 3 उंगली से देखते हैं हम। जब सर ये 3 उंगली होती है, एक मिनट में बता रहा, ये हमारा जैसे मेल हो फीमेल हो सर, उसके हिसाब से राइट हैंड की हम जो है सर यहाँ पे पकड़ते हैं और जब हम 3 उंगली लगाते हैं सर, तो ये नाक कुर्म फिकर, मतलब ये सब, मतलब 3 प्रकार के नाग होते हैं, जो जैसे मूव करता है उसके इससे वात देखते हैं, इससे पित्त देखते हैं, इससे कफ। ये तो देवदत्त धनंजय कहाँ जाएंगे? क्या सर? आपने बोला नाग कुर्म क्रकल है, तो देवदत्त धनंजय कहाँ जाएंगे? नहीं सर, उसका मैं सर वो नाग का नाम नहीं जान रहा। एक सर अंश, ठीक है सांप ठीक है। और मेढक 3 प्रकार से चलते हैं सर। मतलब हाँ नाड़ियां, मतलब मैं 3 प्रकार से सभी पढ़ा हूं तो ये बता रहा हूँ। जी। एक मेढक के तो जब, हिसाब से चलती है। हाँ, ये जो 3 उंगलियां रखी जाते हैं, इनसे आपका वात पित्त और कफ देखा जाता है। ठीक है। फिर वात अगर आपका इम्बैलेंस है, फिर वो वात में वो चाल पकड़ते, कौन सी चाल है, सांप की तरह है, मेंढक की तरह, कछुए की तरह, कौन सी चाल है। फिर वो पकड़ने के बाद मान लो आपको पित्त में आपको प्रॉब्लम है, तो पित्त के फिर वो प्रकार में जाते हैं। 5 प्रकार के प्रकार जो हमने पढ़े थे, आलोचक, प्राजक, पाचक पित्त, अभ्राजक पित्त, आलोचक पित्त, रंजक पित्त। ठीक है। फिर वो उन पे जाते हैं और वहां जाके फिर हमने जो आज पढ़ा कि पाचक पित्त से जो हमारा अग्नाशय की प्रॉब्लम होती है या पक्वाशय की प्रॉब्लम होती है, पढ़ी है ना जो हमने। और जो जी सर। हमारे जी रंजक पित्त है, हमने पढ़ा कि रंजक पित्त से हमें लीवर की प्रॉब्लम होती है। फिर वो पहले 3 उंगलियों में से बीच की उंगली से ये देखेंगे कि इनको पित्त की प्रॉब्लम है। जी फिर सर। वो पित्त की चाल पकड़ते हैं, चाल पकड़ के फिर उसके 5 प्रकार है उसको जानते हैं। फिर वो 5 प्रकार में से जाके डिसीजन लेते हैं कि इसका साधक पित्त का बढ़ाया हुआ है, अब इसको हार्ट की प्रॉब्लम। फिर वो आपको बताएंगे कि आपको हार्ट से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, बताइए। ठीक है। फिर वो आपसे यस। पूछेंगे, मान लो आपका भ्राजक पित्त है, फिर आपको कहेंगे, आपने फुल स्लीव पहन रखी, मान लो आप सर्दियों के, आप अच्छे कपड़े पहन के गए, उन्होंने आपको नहीं देखा, फिर भी वो आपको भ्राजक पित्त जान के फिर आपको बताएंगे आपको स्किन प्रॉब्लम है। आप कहेंगे भाई हाँ ये तो गजब है, गजब का वैद है, नाड़ी देखते ही बता देता है। जी देखो मेरे सर। आंखों में मोतिया बताया, और फिर मैंने डॉक्टर को टेस्ट किया, डॉक्टर ने मेरे को पीलिया बताया, मोतिया बताया, ये बताया, वो बताया। तो वो पित्त यहाँ काम आते हैं। जी सर। 5 प्रकार के पित्त होते हैं। अब मुझे ये बता दीजिए, अगर आपको नेत्र की प्रॉब्लम है तो किस पित्त के इम्बैलेंस होने से होती है, और ये बताएंगे मुझे। निष्ठा जी, आप बता दीजिए। सर आलोचक पित्त के कारण होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आंखों की जितनी प्रॉब्लम आएंगी, अगर वो पित्त से, पित्त वाली प्रॉब्लम है, तो वो आलोचक पित्त के कारण होगी। फिर वो देखा जाएगा, वैद्य है जो भी या थेरेपिस्ट है वो देखते हैं फिर इसका क्या करना चाहिए, इस पित्त पे कौन सी औषधि काम करती है, या कौन सा षटकर्म काम करता है, या कौन सा पंचकर्म काम करता है, प्राणायाम काम करते हैं या आसन काम करते हैं, जैसे त्राटक काम करता है नहीं करता है, फिर वो ये देखते हैं। ठीक है।
अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम है तो आपका कौन सा पित्त इम्बैलेंस होगा, हमें बता दीजिए। मेघना पाटिल जी आप बता दीजिए। रंजक पित्त सर। ठीक है, पित्त से कितने प्रकार के रोग होते हैं, विजय जी बता दीजिए। किससे सर? पित्त से? जी 40 प्रकार के बताया था सर आपने। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, हमने आज पित्त के लक्षण पढ़े हैं, तो उन लक्षणों में से एक लक्षण जो मेन आया था, जैसे हमने वात पढ़ा था, वात के बारे में आया था कि वो वर्ण और रक्त की सुंदरता में आपका काम करता है। ठीक है, त्वचा के वर्ण को सुंदरता में उसमें काम करता है। ऐसे ही इसमें जो पित्त आएगा, पित्त में आएगा अंगों से दुर्गंध आती है, ये इसका मेन होता है। ठीक है, बाकी तो तकरीबन अप डाउन चलते रहते हैं। त्वचा का रंग पीला, ये तो आपने पढ़ ही लिया कि वो आपके आलोचक पित्त के कारण होता है। इसमें है अंगों से स्मेल आने लग जाती है जब आपका पित्त प्रकोपित होगा तो। अब इसको शांत करने के उपाय हैं, वो बताएंगे। नीलिमा जी आप बता दीजिए, अगर आपका पित्त इम्बैलेंस हो गया तो उसको बैलेंस करने के लिए आप क्या क्या अपनाएंगे? सर क्रिया करेंगे जैसे बमन धोती, और शंख प्रक्षालन। वमन, वमन आपके कम काम करेगी और विरेचन ज्यादा काम करेगी, तो ठीक है, इसमें आपने विरेचन लिख लिया। शंख हाँ। प्रक्षालन का ही एक रूप होता है वो। हाँ। जी, और क्या करेंगे आप? जब सर मैंने एग्जांपल दिया था पित्ती उछल जाती, तो आप सुबह खाली पेट 1-2 चम्मच घी। हाँ, तो घृत पान करेंगे आप। और क्या करेंगे, मेघना पाटिल जी बताएंगी। सर स्नेहन स्वेदन और ठंडी तासीर वाली चीजों का ग्रहण करेंगे, जैसे क्या बोलते हैं उसको, खड़ी शक्कर को हिंदी में क्या बोलते पता नहीं सर। ऐसे ठंडी तासीर वाली चीजों को ग्रहण करके, और विरेचन इम्पोर्टेंट है सर। और हफ्ते में उपवास से भी हो सकता है, और दही और तक्र का सेवन, और रात को देर से जागना वो अवॉइड करना चाहिए। हाँ, जो इसके आपने कारण पढ़े थे उन कारण का अपोजिट आ जाओ तो अपने आप ही ठीक हो जाओगे आप। ठीक है, फिर भी अगर नहीं कर पाते हो तो इसमें आपने पढ़ा था घृत कुमारी का रस हो गया, दलिया खिचड़ी सलाद, अंकुरित अन्न आदि का सेवन करने में, ये भी पित्त को शांत करता है। चिकनी पदार्थों का सेवन करना चाहिए, घृत पान का सेवन करना चाहिए। ठीक है, और विरेचन इसमें सबसे बेस्ट। और चाय आदि ओके, सब का सेवन बंद करना चाहिए सर। हाँ वो तो जो कारण थे, ज्यादा चटपटे खट्टे नमकीन मसाले। विदाही विदाई, हाँ उसका किसी ने शायद वो लावी जैन ने पूछा था कि गरम का मतलब इन द सेंस, तो उसको विदाही बोलते हैं। ये आ गया यहाँ पे, सर क्या बोलते हैं? उसको विदाही बोलते हैं। विदाही मतलब जलन पैदा करने वाले। उसमें चाय आती है, चाय को आप ठंडी पी लोगे ना तो भी आपके अंदर बॉडी के अंदर जाके वो एसिड को बढ़ाएगी, और एसिड मतलब पित्त। ठीक है, एसिड मतलब अमल, अमल मतलब अम्लीय पित्त, एसिडिटी। तो आपके वो जलन बढ़ाए, जलन वाले पदार्थ जो भी होते हैं जिनसे आपको जलन होती है, जैसे मान लो पाइन एप्पल है, आप थोड़ा बहुत खाएंगे चल जाएगा। अगर बहुत ज्यादा खाएंगे तो आपकी जीभ भी कट जाएगी, उससे जीभ में ऐसे आपको फील होगा कि जीभ कट गई आपकी, और आपको एसिडिटी बन जाएगी। मान के खट्टी चीजें आपको पता है, सब की सब खट्टी चीजें होती है वो एसिडिक होती है। एसिड आपकी बॉडी के अंदर पहले से ही है, फिर आप और चीजें खा रहे हैं। जैसे एसिड वाले को, जैसे किसी को स्किन प्रॉब्लम हो तो आप ध्यान से देखना, वो उसको खट्टी चीजें डॉक्टर सारी अवॉइड करवाते हैं। फिर भी जो ज्यादा चटोरे लोग होते हैं वो अगर अचार खाते हैं तो उनको फिर स्किन प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ज्यादा स्पाइसी खाते हैं तो उनको स्किन प्रॉब्लम बढ़ जाती है। उनके लिए वो विदाही चीज है। जो सामान्य व्यक्ति है उसके लिए अचार प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा होता है। पर जो जिनको स्किन प्रॉब्लम हो रखी है, जिनको डॉक्टर ने अवॉइड किया है, जिसका एसिड बढ़ा हुआ है, उसके लिए वो विदाही है। वो जलन पैदा करेगा उसके अंदर जाके बॉडी, उसको विदाही वर्ड बोलते हैं। अविदाही विदाही दो वर्ड होते हैं, एक जो जलन पैदा करे, जो जलन पैदा ना करे। जैसे पानी है, पानी से कुछ नहीं होता। अब चाय आ गई, चाय से जलन पैदा होती है,
वो अलग है, किसी को कम हो जाती, किसी को ज्यादा हो जाती, किसी की बॉडी अंदर से ज्यादा अल्कलाइन है, किसी की ज्यादा एसिडिक है। अब एसिड में और एसिड गिर गया तो वो और एसिडिक बढ़ गया। ठीक है, अब उस एसिड को निकालने के दो ही तरीके हैं, या तो अल्कलाइन बढ़ाओ बॉडी के अंदर, या उस एसिड को कुंजल क्रिया वमन विरेचन जो भी आपको लगे उससे बाहर करो। सर जो खाना पहले से नहीं पचा है और उसके बावजूद हम अगर खाना लेते हैं तो उससे भी पित्त बढ़ता है? हाँ, वो तो जाहिर सी बात है, वो तो आपको पित्त भी बढ़ेगा, वात तो बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, ज्यादा खाना खाने से, जैसे आजकल शादियों का ट्रेंड रात का चल पड़ा है, तो रात को, और रात को हमें सभी को पता है कि चंद्रमा अपना प्रकोप पे होता है और सूर्य अस्त हो जाता है, और सन के साथ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है। जैसे जैसे सूरज बढ़ेगा हमें भूख लगनी शुरू हो जाएगी, जैसे जैसे सूर्य का शांत भाव चलता रहेगा हमारी भूख भी शांत होनी चाहिए, पर हम उसके ऑपोजिट चल पाते, वो हमारी गलती, हमें रहना उसके साथ था। ठीक है, और रात को फिर एक तो शादियों का ट्रेंड रात का हो गया, ऊपर से फिर स्टॉल इतने हो गए, फिर कुछ हम लालची, जी ललचाए रहा ना जाए। ठीक है, चलिए आज की अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और शाम को 7 बजे मिलते हैं, 7:30 बजे चैंटिंग की क्लास के लिए। और आपने 15 सूत्रों को याद कर लिया है, आके वो सुनाने आपने सभी ने, उसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे। ठीक है जी, और अभी कोई एक बच्चा क्लोजिंग प्रेयर करा दीजिए, मेघना जी आप ही करा दीजिए। ओके सर। तो किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, एक दीर्घ ओंकार और शांति पाठ। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ के दोनों हथेलियों का घर्षण, दोनों हाथों और जाओ चेहरे को दोनों हथेलियों के बीच में धीरे से आंखें को खोलेंगे। नमस्ते। धन्यवाद मेघना जी।